हेलो स्टूडेंट्स। हमारे चैनल ऑफ दी सोसाइटी पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, रिलेटिव्स एंड अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम पे ध्यान देंगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश के नोट्स पे ध्यान देंगे। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम फील होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड फूड यानी भोजन। भोजन का मतलब हम जो खाना खाते हैं वो, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक प्रकार का खाना है जिसमें चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, बैगन का भरता हो सकता है, दाल को पल्सेस बोलते हैं। दूसरे प्रकार के भोजन में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है, भिंडी को लेडीज फिंगर बोलते हैं। तीसरे प्रकार के भोजन में अप्पम, मछली व सब्जी हो सकती है। अप्पम जो है वो साउथ इंडियन फूड है। आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का इत्यादि। आहार में दूसरा खाद्य पदार्थ दाल या मांस हो सकता है। जैसे कि दाल हो सकती है, जैसे अरहर की दाल, मसूर की दाल, राजमा, चना इत्यादि। मांस जैसे मछली का मांस, मटन यानी बकरे का मांस, चिकन यानी मुर्गे का मांस। अन्य व्यंजन में दही, घी, मट्ठा और अचार हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे भारत में इस क्षेत्र में किस प्रकार का भोजन करा जाता है। पहला, पंजाब में किस प्रकार का भोजन करा जाता है। वो अन्न के व्यंजन में मक्के की रोटी लेते हैं। दाल या मांस के व्यंजन में दाल में से राजमा। सब्जी में वो सरसों का साग खाते हैं मक्के की रोटी के साथ। अन्य व्यंजन में दही और घी। ये पंजाब के अंदर खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में चावल अन्न से बना एक व्यंजन है। अरहर की दाल या रसम जिसे चारू बोलते हैं, ये दाल का उदाहरण है। कुंदरू सब्जी का उदाहरण है, कुंदरू खाई जाती है वहां पर। अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी और अचार हो सकता है। दिल्ली के अंदर गेहूं की रोटी, गेहूं एक प्रकार का अन्न है। मसूर की दाल या चिकन हमारे दाल या मांस के व्यंजन में खाया जाता है। गोभी आलू एक वेजिटेबल सब्जी है और अन्य व्यंजन में घी, दही, मट्ठा व अचार हो सकते हैं। हम कई बार सभी व्यंजन अपने आहार में नहीं ले पाते हैं। यात्रा करते समय हमें जो भी खाना उपलब्ध होता है हम वह खाते हैं। जैसे होटल के खाने में छोले भटूरे, समोसे, या देसी खाना, या फल, हमें उस समय जो भी उपलब्ध होता है हम वह खाते हैं। हम में से कई सारे लोग सारे व्यंजन हर समय नहीं खा पाते। हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब अलग अलग तरह के काम करने के लिए हमें हर प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। तो जो भी प्रत्येक व्यंजन होता है एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होता है। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण को मिनरल्स बोलते हैं।
इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी होते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर को रुक्षांश बोलते हैं। क्या सभी पादपों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? पोषक यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी जो हमने पिछली स्लाइड में देखे। तो हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे क्योंकि बाकी सभी पोषकों की तुलना में इनका परीक्षण करना जो होता है वो आसान होता है। परीक्षण के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा के विलयन चाहिए, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन चाहिए, और कुछ परख नलियां व ड्रॉपर चाहिए। तो हम इसको जो आयोडीन और कॉपर सल्फेट के और कास्टिक सोडा के जो विलयन होते हैं उनको कैसे तैयार करते हैं? आयोडीन का जो विलयन है उसे तैयार करने के लिए हमें परख नली जो होती है हमारी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो होती है वो जल से आधी भरी हुई होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की डालेंगे तो आयोडीन का तनु विलयन हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा आयोडीन का। दूसरा, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे तैयार करेंगे? अगर हम 100 मिलीलीटर जल के अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तीसरा, कास्टिक सोडा विलयन। कास्टिक सोडा विलयन कैसे तैयार होता है? 100 मिलीलीटर जल में अगर 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाते हैं तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का परीक्षण कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण कैसे करते हैं? टेस्ट फॉर स्टार्च। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स मंड और शर्करा के रूप में होते हैं, स्टार्च और शुगर के रूप में। अब सबसे पहले एक कच्चा आलू लेना है, उसके ऊपर तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालनी है, जो हमने पहले प्रिपेयर करा था सॉल्यूशन आयोडीन का, उसकी 2 से 3 बूंद डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। फिर ये जो आलू होगा वो जहां पर भी आप ड्रॉप डालोगे वहां से नीला या काला हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मंड उपस्थित है, मतलब उसके अंदर स्टार्च है। जब वो नीला या काला हो जाएगा उसके अंदर स्टार्च मौजूद है। चलिए अब देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं। इसके लिए दाल का चूर्ण या अंडे के सफेद भाग का चूर्ण सबसे पहले बनाना है हमें। दाल लेंगे, इसका चूरा कर लेंगे, उसके बाद उसमें 10 बूंद जल डालकर उसे हिलाएंगे और उसे मिलाएंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालकर अच्छी तरह हिलाएंगे और परखनली को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वो बैंगनी कलर का हो जाएगा। इससे पता चलता है कि प्रोटीन इसमें उपस्थित है, तो वो प्रोटीन की प्रेजेंस को बताएगा जब वो वायलेट कलर का हो जाएगा। वसा का परीक्षण कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ तेलीय पदार्थ जैसे कि मूंगफली होती है, ऐसे खाद्य पदार्थ को कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटना है, ठीक है, परंतु ये जो कागज होगा ये फटे ना। कागज को सीधा कर कर ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको इस पे तेल के धब्बे दिखाई देंगे। तेल के धब्बे से वसा की उपस्थिति का पता चलता है। तो वहां पर क्या दिखाई देंगे? ऑयली पैचेस दिखाई देंगे। ऐसे कोई कागज होगा जहां पर भी हम मूंगफली को रखते हैं और उसको पीट कूटते हैं तो वहां पर धब्बे 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 दिखाई देंगे तेल के। और अगर वहां से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश जो है वो धुंधला दिखाई देता है। चलिए अब पढ़ते हैं हमें पोषकों की आवश्यकता क्यों होती है। पोषक हुई कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हमें मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी हमारी बॉडी के लिए। फैट जो कि वसा होता है, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और जो फैट है अगर उसका 10 ग्राम हम लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का 10 ग्राम लेते हैं तो फैट के अंदर ऊर्जा हमें ज्यादा मिलती है, ठीक है। 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में 10 ग्राम फैट में ऊर्जा ज्यादा होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। चलिए अब पढ़ते हैं प्रोटीन और विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए हमें
प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शक्तिवर्धक भोजन भी कहते हैं। Proteins are needed for growth and repair of our body. Foods proteins are often called body building foods. विटामिन ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत व मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। Vitamins help in protecting our body against disease. Vitamins also helps in keeping our eyes, bone, teeth and gums healthy. विटामिन के प्रकार, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होता है। ये इसके प्रकार हैं विटामिन के। विटामिन के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, मीन्स स्मॉल क्वांटिटीज। हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के विटामिन जो है हमारे शरीर को कैसे लाभ देते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन सी जो होता है बहुत सारे रोगों से हमारे शरीर में लड़ने के लिए सहायक होता है। जब भी इन्फेक्शन का समय होता है, जब भी हमारा शरीर इन्फेक्टेड होता है, तो ये फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जो विटामिन डी होता है हमारी अस्थि तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। देखते हैं खनिज लवण हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को अल्प मात्रा में होती है, स्मॉल क्वांटिटीज में, जैसे सोडियम, क्लोरीन, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन और कैल्शियम। ये सभी क्या है? खनिज लवण, इसे मिनरल्स बोलते हैं। हमारे शरीर को उचित विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं, किंतु किसी कच्ची सामग्री या खाद्य पदार्थ में एक निश्चित पोषक मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहा जाता है। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशो, रुक्षांश तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशो और रुक्षांश को क्या बोलते हैं हम? डाइटरी फाइबर। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादपों से होती है, प्लांट से मिलता है हमें आहारी रेशे, रुक्षांश या डाइटरी फाइबर। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल व सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। यह बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में भी हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अब पढ़ते हैं जल। जल की हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल कुछ उपस्थित पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी हमारे शरीर की सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे हम जल लेते हैं, पानी जो हम डेली पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, इससे हमें हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो भी हम भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारी सब्जी जो तरी वाली होती है उसमें पानी डाला जाता है। फल और सब्जी में पानी की मात्रा देखने के लिए क्रियाकलाप 3 को करें। ये आप अपनी बुक में से देख सकते हैं क्रियाकलाप 3 कैसा है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई फ्रूट्स या सब्जी काटते हैं तो उसे एक पेपर पे आप देखोगे तो पेपर क्या होगा, वो गीला हो जाएगा। उसमें पता चल जाएगा इसके अंदर पानी है। अब पढ़ते हैं संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए ना ही कम।
हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। जैसे कोई बूढ़ा होगा तो उसके आहार अलग होगा, जो बच्चा होगा उसका आहार अलग होगा, जो भी वो खाना खाते हैं वो अलग तरीके का हो सकता है। हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है। मतलब जो मेहनत का काम करेगा उसे भूख ज्यादा लगेगी, जो मेंटली कोई काम करता है उसे भूख कम लगती है। आहार में क्या क्या होना चाहिए? दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना। किण्वित भोजन जैसे दक्षिण भारतीय भोजन होते हैं, इसमें इडली होता है, आटे का मिश्रण होता है जैसे मिस्सी रोटी। थैपला, अनाज व दालों से बना होता है। थैपला थैपला जो होता है वो अनाज और दालों से बना होता है। फिर केला हो सकता है, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां जो भी हो सकती है, ये एक बैलेंस डाइट में हो सकती है। एक हमारे में, हमारे संतुलित आहार में ये सारी चीजें हो सकती हैं। भोजन का उचित प्रकार से पकना क्यों आवश्यक है? हम भोजन को उचित प्रकार से नहीं पकाते तो ऐसा न करने से क्या होता है? आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर फल और सब्जी को धोने से भी कुछ विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चावल व दालों को बार बार धोने से भी विटामिन व कुछ खनिज लवण जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग भी किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई बार लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो सकती है। पकाने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं, क्या वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है? भोजन में वसा की अधिकता जो होती है वो मोटापे का कारण बन सकती है। इससे क्या होता है? आप ओबिसिटी के पेशेंट बन सकते हैं, फैट हो फैटी हो सकते हो, मोटे हो सकते हैं। पढ़ते हैं, अभावजन्य रोग क्या होते हैं? डिफिशियंसी डिजीज किसे कहते हैं? काफी लंबी अवधि से यदि भोजन में विशेष पोषक तत्व की जो कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति उस पोषक के अभाव से ग्रस्त हो जाता है। अर्थात वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में ना लेने पर वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश इत्यादि प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी हो जाती है तो वृद्धि पूरी तरह रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी सक्षम नहीं होगा, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है तो। सभी आहारजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर हम आहार जो होगा वो संतुलित होगा, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हम ऐसे रोगों को होने से रोक सकते हैं। इस टेबल के अंदर विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले जो रोग हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पे रोग लिखे यहाँ पे जो विटामिन है वो लिखे हैं, इनके अभाव से जो रोग हो जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं अपना। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कुछ भी विटामिन या उसकी कमी आ सकती है, उसकी कमी की वजह से क्या होता है और लक्षण कैसे होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, ये सब कुछ भी आ सकता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है ये। तो ये सारी टेबल की ये सारी चीजें याद करें, इससे इसकी विटामिन की कमी के होने से या खनिज लवण की कमी होने से कौन सा रोग होता है, ठीक है, डिफिशियंसी डिसऑर्डर वगैरह कुछ भी कैसे होता है। देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो छींटता दृष्टिहीनता हो जाती है, मतलब लॉस ऑफ विजन हो जाता है, दिखाई देना कम हो जाता है। इसमें क्या होता है? लक्षण जैसे कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे या रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। तो आपको याद रखना है कि जब भी देखने वाला काम होगा वो, अगर विटामिन ए नहीं मिल पा रहा है उसे तो देखने में प्रॉब्लम होगी। विटामिन बी 1 की वजह से क्या होता है? बेरी बेरी, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो मांसपेशियां जो होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं और काम और करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा की जब भी कमी लगती है काम करने के लिए तो चांसेस है विटामिन बी 1 की
शरीर में कमी हो रही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में से खून निकलने लग जाता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, अस्थियों का मुलायम हो जाना है, जिससे कि वो क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, अस्थियां और दंत क्षय होता है। अगर अस्थियां जो होंगी वो वीक हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उसमें। और दंत क्षय मतलब टूथ डीके होता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से घींगा रोग होता है, इसे गाइटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहे या आयरन की कमी की वजह से अरक्ता हो जाती है, अरक्ता को बोलते हैं अनीमिया, उनकी कमी। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और दूसरे स्टूडेंट्स को भी वीडियो का लिंक शेयर करें। थैंक यू।